हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ इकाई 8 नाटक का टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम इस नाटक टॉपिक के अंतर्गत हम अंधेर नगरी नाटक, जो कि भारतेंदु जी के अति महत्वपूर्ण नाटक है और आपके यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह टॉपिक आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड एवं राजस्थान के टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जेट, केवीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। मित्रों, यह क्लास अपने मित्रों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। अंधेर नगरी नाटक, आज हम इस अंधेर नगरी नाटक को विस्तार से देखेंगे। कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण पार्ट है वह सभी आज की क्लास में हम देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित मौलिक नाटक अंधेर नगरी का प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ था। अंधेर नगरी एक व्यंग्य प्रधान प्रहसन है जिसमें कुल 6 अंक है। अंधेर नगरी नाटक के पात्र मोहन जी, गोवर्धन दास, नारायण दास शिष्य, चौपट राजा, कुंजडीन, हलवाई, घासीराम, फरियादी, कल्लू बनिया, चुनने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल। अंधेर नगरी नाटक की रचना बिहार के किसी नशेबाज निकम्मा रजवाड़े को आधार बनाकर की गई है। भारतेंदु ने इस नाटक की रचना केवल एक रात में पूरी कर ली थी। अंधेर नगरी नाटक का राजा मूर्ख, विवेकहीन तथा अस्थिर प्रवृत्ति वाला व नीति अनीति के भेद को नहीं समझता। विरासत के धन का उपयोग जितना उपभोग, जनता का शोषण और अंधे के लकड़े के समान सबको एक ही तरह हाँकने का प्रयत्न करने वाला है। भारतेंदु जी ने इस नाटक को गद्य पद के मिश्रण का एक विशेष गति प्रदान की। पहले अंक की शुरुआत महंत जी का अपने 2 चेले गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ राम भजन करते हुए नगर में प्रवेश करने से होता। वैसे तो गुरु चेला किसी जंगल में रहते हैं। गुरु महंत जी के आदेश से गोवर्धन दास पश्चिम और नारायण दास पूर्व दिशा की ओर भिक्षाटन के लिए जाता है। गोवर्धन दास गुरु से कहता है कि वह अधिक भीख लेकर लौटेगा। इस पर गुरु जी कहते हैं कि अधिक लालच पाप का मूल होता है और इससे यश और मान दोनों मिट जाते हैं। महंत जी भीख में केवल अनाज प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरे अंक में बाजार का वर्णन है, जहां तरह तरह की वस्तु बेची जा रही है। नगर के बाजार में कबाब वाला नए अंदाज में कबाब बेचता है। कबाब गर्मा गर्म, मसालेदार, 84 मसाला 72, आज खाए सो होठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे। घासीराम चना जोर गरम बेचता है और इसकी झोली ही दुकान है। नाटक में काशी की तत्कालीन प्रसिद्ध वेश्या तोकी मैना का जिक्र चना बेचने वाला घासीराम करता है। नारंगी वाला सिलहट, बुटवल, रामबाग, आनंदबाग आदि जगहों का नाम लेते हुए नारंगी बेचता है। हलवाई वाला इमारती लड्डू, गुलाब जामुन, खुरमा, बूंदिया, पेड़ा, कचौड़ी, समोसा, घेवर, गुपचुप, हलवा, मोहन भोग आदि पकवान बेच रहा है। कुंजडीन धनिया, मेथी, पालक, सोवा, बैंगन, कोहंडा आदि सब्जियां बेचती है और यह पदात्मक पंक्ति भी बोलती है, जैसी काजी वैसी पाजी, रैयत राजी, टके से भाजी, ले ले हिंदुस्तान का मेवा फूड व और बेर। कोई मुगल व्यवसाय पिस्ता, अखरोटा, अनार, बिहिदाना, मुनक्का, किशमिश, अंजीर आदि फल और मेवा बेचता है।
चूरन बेचने वाला व्यंग्य उक्ति में चूरन की खासियत बताते हुए कहता है कि इसे जो अमला कचहरी के कारण खाता है वो लिए गए सभी रिश्वत को बचा जाता है। अगर इस चूरन को पुलिस वाला खा ले तो सब कानून को ही हजम कर जाएगा। इस चूरन को अगर साहब लोग खाएंगे तो सारा हिंद हजम कर जाएंगे। जात वाला ब्राह्मण 1 टके में जात बेचता है, वह ब्राह्मण को धोबी और धोबी को ब्राह्मण को मुसलमान बनाने की बात करता है। बनिया आटा, दाल, लकड़ी, घी, चीनी, चावल, मसाला आदि गल्ला का सामान बेचता है। गौर करने की बात यह है कि उपरोक्त जितने भी बेचने वाले हैं सभी अपने सामान को 1 टके में 1 सेर बेच रहा होता है। गोवर्धन दास बनिया, कुंजडीन, हलवाई सभी के पास जाता है और सभी 1 टके में 1 सेर हर सामान बताता है। गोवर्धन दास के पूछने पर कि हलवाई इस नगर का नाम अंधेर नगरी, राजा का नाम चौपट राजा बताता है। गोवर्धन दास आनंदित हो या गीत गाता, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से बाजी टके सर खाजा। गोवर्धन दास भिक्षा से 7 पैसा लाता है और उसी से 3.5 सेर मिठाई खरीदता है। तीसरे अंक की शुरुआत। दृश्य जंगल का है। महंत जी और नारायण दास राम भजो गीत गा रहे हैं तो गोवर्धन दास अंधेर नगरी गीत गाते हुए आता है। महंत जी को अंधेर नगरी में सभी चीज टके सेर मिलने की सूचना पहले नारायण दास देता है। महंत जी अपने साधु शिष्य से कहते हैं कि जहाँ टके सर भाजी और टके सर खाजा मिल रहे हो ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं। महंत जी के कहने पर भी गोवर्धन दास इस नगरी को छोड़कर नहीं जाता। महंत जी गोवर्धन दास पर संभावित संकट को महसूस करते हुए कहते हैं कि जब कभी संकट में पड़े तो हमारा स्मरण करना। चौथा अंक की शुरुआत राजसभा से होती है जहां राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित है। राजा एक सेवक के पान खाइए महाराज शब्द को सुपनखा आई है समझ लेता और फिर वस्तु स्थिति स्पष्ट होने पर सेवक को 100 कोड़े लगाने का आदेश देता है। मंत्री के कहने पर कि यह इसका नहीं तमोली का दोष है और ना वह पान लगाकर देता ना सेवक बोलता। राजा तमोली को 200 कोड़े लगाने का आदेश देता है। मंत्री यह साबित कर देता है कि यह सजा सेवक और तमोली को ना मिलकर सुपनखा को मिलना चाहिए। राजा के पास एक फरियादी आता है जिसकी बकरी कल्लू बनिया के दीवार गिरने से दबकर मर गई। राजा अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए दीवार को गिरफ्तार करने का आदेश देता है जो संभव नहीं था। अंत में राजा के पास उससे जुड़े बनिया, कारीगर, चूना बनाने वाला, व्यक्ति, कसाई, गडेरिया और कोतवाल सभी को एक एक कर उपस्थित किया जाता और सभी अपना दोष दूसरे के माथे मरते चले जाते हैं। मूर्ख राजा अंत में नगर कोतवाल को फांसी की सजा सुना देता है। वस्तुतः अविवेकी चौपट राजा ना तो शिकायतकर्ता की समस्या को समझता और ना कोई न्याय करता है, ना अपराधी को दंडित करता है बल्कि निरपराधी को मौत की सजा सुना देता है। 5वें अंक की शुरुआत अरण्य से गोवर्धन दास के गाते हुए आने से होता है। गोवर्धन दास अंधेर नगरी टके सर भाव से मिठाई खाकर मोटा हो गया है और वह राज्य की अव्यवस्था का वर्णन करते हुए गाना गाता है। अंधेर नगरी में हर और अन्याय का बोलबाला है। यहाँ गाय बकरी में कोई अंतर नहीं। इस नगरी के लोगों में विवेकहीनता यहाँ तक पहुँच गई कि वेश्या और पत्नी का समान माना जाता, उसमें कोई अंतर नहीं। गोवर्धन दास इस नगरी में इसलिए खुश है क्योंकि उसे खाने को खूब मिल रहा है। गोवर्धन दास को 4 प्यादा
सिपाही पकड़कर राजा के पास फांसी देने के लिए ले जाता है। गोवर्धन दास के पूछने पर कि मेरी गलती क्या, प्यादा कहता है कि आपकी कोई गलती नहीं, फांसी कोतवाल को होना था, परंतु फंदा बड़े आकार बन गया, जबकि वह पतला दुबला आदमी है। तुम मोटे हो और फंदा तुम्हारे गले में आ जाएगा, इसलिए तुम्हें फांसी होगी। 5वें अंक के अंतिम में रोता चिल्लाता हुआ गोवर्धन दास सिपाही के साथ जाता था एवं अपने गुरु को याद करता है। 6ठे अंक की शुरुआत शमशान से होता है, जहां गोवर्धन दास के पकड़े हुए 4 सिपाही का प्रवेश होता है, जो उसे फांसी देने हेतु शमशान ले जाता है। गुरु महंत जी वहां उपस्थित हो एक चाल चलते हैं और वे नारायण दास के कानों में कुछ कहते हैं। उसके बाद गुरु चेला में फांसी चढ़ने के लिए होड़ होने लगती है। असल में गुरु का कहना था कि इस समय साहित्य के अनुसार जो फांसी पर चढ़ेगा सीधे स्वर्ग जाएगा। नाटक में हम पाते हैं कि महंत के फांसी पर चढ़कर स्वर्ग जाने की बात सुनकर कोतवाल और मंत्री दोनों फांसी पर चढ़ना चाहता है। मूर्ख राजा यह कहते हुए फांसी के फंदे तक पहुंच जाता है कि राजा के जीवित रहते हुए पहले फांसी कौन चढ़ सकता है। वस्तुतः अंधेर नगरी नाटक में भारतेंदु ने हास्य व्यंग्य के द्वारा विवेक शून्य राजा के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों को ही व्यंजित नहीं किया, बल्कि उससे प्रभावित शासक, प्रजा, सामान्य आदमी आदि सभी की मूल्यहीन चेतना को अर्थात रूप में प्रकट कर दिया। अंधेर नगरी नाटक में भारतेंदु ने मुहावरे और लोकोक्तियों का भी सहज स्वाभाविक प्रयोग किया है, जैसे खाए सो होठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे, किया दांत सभी का खट्टा, जिनके पेट पचे नहीं, बात अंग्रेज का भी दांत खट्टा। भोज चढ़ाकर सिपाहियों से आदि। अंधेर नगरी के महंत जी आस्तिक, विवेकशील, त्यागी, लोभ रहित, सव्यशिष्ट, निर्भय और साहसी, संयमी, वाक्पटु तथा अपने शिष्य को संकट से बचाने वाले गुरु का प्रतीक है। यह नाटक में प्रथम और अंतिम 6ठे अंक में उपस्थित होता है। गोवर्धन दास लोभी प्रवृत्ति के साधु तथा प्रतीक है, जिसके चरित्र में अविश्वास, लोलुपता, अवज्ञाकारी, ढोंगी प्रवृत्ति, असंयमी रूप देखने को मिलता है। अंधेर नगरी नाटक का चौपट राजा इस नाटक का मुख्य पात्र व तत्कालीन अंग्रेजी शासन के भ्रष्ट व्यवहार और न्याय शासन व्यवस्था का प्रतीक चिन्ह नहीं, बल्कि आज की भ्रष्ट नीति और सनकी शासक का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस नाटक में चौपट राजा एक विवेकहीन, नशेबाज, अव्यवहारिक, निर्णयहीन, शिष्ट, डरपोक, अंधविश्वासी सन के राजा के रूप में चित्रित है। अंधेर नगरी नाटक में भारतेंदु जी ने तत्कालीन नारी की दुर्दशा के बहाने आज की नारी की भी त्रासदी का वर्णन किया है। आवारा लोग आज भी युवतियों पर बुरी दृष्टि डाल रहे हैं, उन्हें पैसा का लोभ दिखा अपने जाल में फंसा रहे हैं। समाज में नारी की असहजता का बोध कराने वाले इन पंक्तियों को देखा जा सकता है। मछरिया 1 टके के बिकाए, लाख टके के वाला जो मन ग्राहक सब ललचाए, नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंस जाए। काशी के हिंदू नेशनल थिएटर ने सबसे पहले अंधेर नगरी नाटक का मंचन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1884 ईस्वी में बलिया में इस नाटक के मंचन का उल्लेख किया। सन 1878 ईस्वी में करांत द्वारा इस नाटक का मंचन यक्षगान शैली द्वारा प्रस्तुत किया गया। अंधेर नगरी नाटक के महत्वपूर्ण कथन। प्रथम अंक से बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। महंत जी का कथन। बहुत लोभ मत करना, लोभ पाप का मूल्य है। महंत जी का कथन। दूसरा अंक के महत्वपूर्ण कथन। चना हकीम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। घासी राम का कथन। मैं तो पी के रजन रंगी, मैं तो भोली लेकर संगी। नारंगी वाली का कथन।
जो खाए सो पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए, हलवाई का कथन। ऐसे जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई, जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भितरिये, वैसे अंधेर नगरी के हम, हलवाई का कथन। जैसे काजी वैसे पाजी, रेत राजी टके सिर भाजी, ले ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बेर, कुंजड़िन का कथन। हिंदुस्तान का आदमी लक लक, हमारे यहाँ का आदमी बुक बुक, मुगल का कथन। चूरन अमले सब जो खावे, दोनी रिश्वत तुरंत पचावे, चूरन वाला का कथन। चूरन साहब जो लोग खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन वाला का कथन। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, जात वाला ब्राह्मण का कथन। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सर बाजी, टके सर खाजा, गोवर्धन दास का कथन। अब हम तीसरा अंक के महत्वपूर्ण कथन को देखेंगे। 7 पैसे भीख मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ले ली। गोवर्धन दास, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ टक्के सिर भाजी और टक्के सिर खा जाओ, महंत जी का कथन। सेठ सेठ सब एक जहाँ कपूर कबास, ऐसे देश को देश में कबो न कीजिए वास, महंत जी का कथन। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त भी मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना, महंत जी का कथन। गुरु जी ऐसी तो संसार भर में कोई देश ही नहीं दो है, यहाँ 2 पैसे पास रहने से ही मजे से पेट भरता है, गोवर्धन दास का कथन। कभी संकट में पड़े तो हमारा स्मरण करना, महंत जी का कथन। चौथा अंक के महत्वपूर्ण कथन। दुष्ट लुच्चा पाजी नाहक, हमको डरा दिया मंत्री, इसको सेवक को 100 कोड़े लगे, चौपट राजा का कथन। क्यों बे बनिया इसकी लड़की नहीं बरकी, क्यों दबकर मर गई, राजा का कथन। या तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे, मंत्री का कथन। अब हम 5वां अंक के महत्वपूर्ण कथन को देखेंगे। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सर बाजी, टके सर खाजा, गोवर्धन दास का कथन। जात पात पूछे नाई कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, गोवर्धन दास का कथन। वैश्य जोरू एक समान, बकरी गाँव एक करी जान, गोवर्धन दास का कथन। सच कहे तो पनही खावे, झूठ बहु विधा पदवी पावे, गोवर्धन दास का कथन। फांसी, अरे बाप रे फांसी, मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी, गोवर्धन दास का कथन। आप बहुत मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है, दूसरा ब्यादा का कथन। मोटे होने से फांसी या कहाँ का न्याय, गोवर्धन दास का कथन। इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों को तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी होगी, बाला ब्यादा का कथन। गुरु जी कहाँ आओ, मेरे प्राण बचाओ और मेरे भी अपराध, मारा जाता हूँ, गोवर्धन दास का कथन। छठा अंक के महत्वपूर्ण कथन। इस समय ऐसी शायद है कि जो मरेगा सीधे वैकुंठ जाएगा, गुरु महंत का कथन। हम लटकेंगे हमारे सबब तो दीवार गिरी, कोतवाल का कथन। राजा के अक्षत और कौन वैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ, चौपट राजा का कथन। मित्रों, हम भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं अंधेर नगर के बारे में विद्वानों की राय को देखते हैं। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र का कथन। भारतेंदु हिंदी के पहले रचनाकार विचारक हैं जो मध्यकालीनता के बड़े से हिंदी जाति की रचनाशीलता को निकालकर आधुनिक जीवन के दहलीज पर खड़ा करते हैं। एक लंबे संघर्ष से भीतरी तथा बाहरी दोनों स्तर पर गुजरते हुए अपनी चेतना के साथ एक पूरे युग की चेतना को नया संस्कार देते हैं। सत्य प्रकाश मिश्र का कथन। यह नाटक अंधेर नगरी नाटक का अर्थ से समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्य अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालती है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया उतना ही अधिक करने की गुंजाइश भी
है। रंगकर्मी और कुशल निर्देशक इस नाटक में बहुत कुछ समावेश कर सकने की क्षमता का इस्तेमाल करके अपने अपने समय की समस्याओं को रेखांकित करते हुए उसका उत्तर खोज सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन वे भारतेंदु जी सिद्ध वाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। इससे एक और तो उनकी लेखनी में श्रृंगार रस के ऐसे संपूर्ण और मर्मस्पर्शी कवित्व सवैया निकलते थे जो उनके जीवन काल में इधर उधर लोगों के मुंह में सुनाई पड़ने लगे थे, और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरे हुए उनके लेख और कविताएं चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूंकते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ है। रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु अपने मौलिक और अनुवादित नाटकों के जरिए एक साथ कई काम किए। उन्होंने नाटकों के माध्यम से नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, फारसी रंगमंच का विरोध किया और प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। उन्होंने भोडे और गलत अनुवाद के मुकाबले सरस और रचनात्मक अनुवादों की मिसालें रखी। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त यदि हम ऐसा नाटककार ढूंढे जिसने नाट्य शास्त्र से गंभीर अध्ययन के आधार पर नाट्य कला का सैद्धांतिक आलोचना लिखी हो, जिससे प्राचीन और नवीन स्वदेशी और विदेशी नाटकों का अध्ययन व अनुवाद किया हो, जिससे वैश्विक सामाजिक राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर अनेक पौराणिक ऐतिहासिक एवं मौलिक नाटकों की रचना की हो, समस्त विश्व साहित्य में केवल 2-4 ही मिलेंगे और उन सब में भारतेंदु का स्थान सबसे ऊंचा होगा। भारतेंदु जी ने प्रहसन के बारे में कहा, हास्य रस का मुख्य खलनायक राजा व धनी व ब्राह्मण व धूर्त कोई हो, इसमें अनेक पात्रों का समावेश होता है। यद्यपि प्राचीन रीति से इसमें एक ही अंक होना चाहिए, किंतु अब अनेक दृश्य दिए बिना नहीं लिखे जाते हैं, जैसे हास्य अरनिवेदिकी हिंसा हिंसा न भावती अंधेर नगरी। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन पत्रिकाओं में व्यंग्यपूर्ण स्रोत और संवाद लिखकर भारतेंदु ने दिखा दिया था कि व्यंग्य लेखन के वे आचार्य हैं। नाटकों में भी उनका व्यंग्य और हास्य खूब निखरा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा एक जगह और लिखते हैं, भारतेंदु का व्यंग्य और हास्य पैना और मार्मिक है। वह दूसरों पर निडर होकर फतवियाँ कसते हैं। उनका उद्देश्य मनोरंजन करना ही नहीं है, वरन अपने व्यंग्य शेरों की मार से कुरीतियों और उनकी दाद देने वालों को निर्मूल कर देना भी है। उनकी प्रहसन कला का आधार अर्थात जीवन का अनुभव, समाज सुधार का स्वस्थ दृष्टिकोण और अनाचार के प्रति उनकी घृणा है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह का कथन, जहाँ ना धर्म है, ना बुद्धि है, ना नीति है, ना सुजान से भरा समाज है, वे अपने ही आप बर्बाद होते हैं। मित्रों, अंधेर नगरी नाटक से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे वह समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम भारत दुर्दशा नाटक लेकर आ रहे हैं। यह भी भारतेंदु जी के अति महत्वपूर्ण नाटक है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।